सोसाइटी में आज हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं करमजीत। आज हम पढ़ेंगे कल्चरल लैग। देखिए, हम क्लास 11th इंट्रोड्यूसिंग सोशोलॉजी नाम की किताब एनसीईआरटी की उसका चैप्टर 4 कर रहे हैं, कल्चर एंड सोशलाइजेशन। कल्चर एंड सोशलाइजेशन में हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा उसमें हमने वाइंड अप एथनोसेंट्रिज्म पे किया। हमने आपसे कमिटमेंट किया था कि हम इसे डिटेल में भी लेंगे, 100% लेंगे। लेकिन जब हमने डायमेंशंस ऑफ कल्चर पढ़ी थी उसमें हमने 3 डायमेंशन पढ़ी, कॉग्निटिव डायमेंशन, नॉर्मेटिव डायमेंशन, मटेरियल डायमेंशन। हमने कॉग्निटिव डायमेंशन और नॉर्मेटिव डायमेंशन को क्लब करके कलेक्टिवली नॉन मटेरियल डायमेंशन कहा। इसके तहत हमने कंसेप्ट पढ़ा था कल्चरल लैग। हमने कहा था कि हम आपको इस पर डिटेलिंग कराएंगे। आज हम डिटेल में इन चीज़ों को समझते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। अक्सर आपको एग्ज़ाम में ऐसे सेक्शंस में या कोई भी और, आप अगर पंजाब में आइल्ट्स के एग्ज़ाम बहुत होते हैं, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट काफ़ी ऑर्गेनाइज होता है यहाँ पे, बच्चे बाहर बहुत जाते हैं, बाहर जाने का मतलब अब्रॉड। तो उसमें भी इनफैक्ट ये ऐसे आ जाता है कि सोशल मीडिया का या फिर टेलीविज़न का या इंटरनेट का या टेक्नोलॉजी का, मास कम्युनिकेशन मीडिया का सोसाइटी पे क्या असर है, ये ऐसे आम ही रहता है हर जगह पर। एक्चुअली में ये पूछने के कारण है, कहीं ना कहीं ये कंसेप्ट कल्चरल लैग से ही आके जुड़ जाता है, इसलिए पूछा जाता है। आपके देश में बहुत सी टेक्नोलॉजी आई, लेकिन उसके तहत आपके रवैये में बदलाव नहीं आया। जैसे एक बहुत बड़ा उदाहरण आपको सड़कों पर नज़र आता होगा, हेलमेट का। टेक्नोलॉजी आई यानी कि एक टेंजिबल वर्ल्ड की ग्रोथ हुई, बिल्डिंग्स, टूल्स, वेपन्स और बहुत सी प्रक्रियाएं, मैनी प्रोसेसेस, साइंटिफिक फिनोमेनास, इनकी ग्रोथ हुई। लेकिन आपके जो बिलीफ सिस्टम है, आपका जो वैल्यू सिस्टम है, आपका जो कल्चर एस्पेक्ट है, आपके जो कस्टम है, आपका जो मैनरिज्म है, योर बिहेवियर, उसमें उसके बराबर पेस रखते हुए बदलाव नहीं आया। आज आप हाई स्पीड बाइक चला रहे हैं सड़कों पर, 60, 70, 80 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से अमूमन सभी बाइक चलते हैं। लेकिन आप नोटिस करें, हेलमेट्स कितनों ने पहना होता है। ये क्या है? मटेरियल वर्ल्ड में ग्रोथ हुई है, लेकिन नॉन मटेरियल वर्ल्ड में ग्रोथ ही नहीं हो रही। मटेरियल डायमेंशन ऑफ द कल्चर ग्रो कर गया, लेकिन नॉन मटेरियल डायमेंशन तो ग्रो ही नहीं हुआ उसके साथ। तो आपको वो पैराडॉक्स उस बाइक पे नज़र आ रहा है। चप्पलें पहन के लोग बाइक चला रहे हैं। आप अमूमन भारतीय सड़कों पर ये नोटिस करेंगे, आप बाइक पे हैं लेकिन आपने वो मोटर बाइक गियर्स पहने ही नहीं हुए, आपने कोई ग्लव्स, आपने कोई नी प्रोटेक्शंस, चलो वो छोड़ देते हैं, आपने शूज़ भी नहीं पहने हुए, आप लिटरली हवाई चप्पल जिसे देसी भाषा में कहते हैं वो पहन के चले हुए हैं। जबकि मैं आपको रूल बता दूं, इसका चालान है, आप इसे पहन के सड़क पे नहीं चढ़ सकते। निक्करें पहन करके आप चढ़े हुए हैं, सोचने की बात है। और इसको उल्टा कूल कोशेंट कहा जाता है। शाम को मॉडल टाउन की सड़कों पे इसी के तहत गेड़ियाँ लगती। फिर आज भी एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन माना जाता है, बाइक आ गया, वुमेन की पोजीशन बदली सोसाइटी में, मटेरियल कल्चर के बदलने से वुमेन की एक लेवल पे पोजीशन बदली। लेकिन आप नोटिस करें, वो बाइक पे तो आ गई पीछे वाली सीट पे, लेकिन उसके बैठने का पॉस्चर आज भी एक डिस्कशन का मैटर है कि वो क्रॉस लेग पोजीशन में बैठी हैं या वो एक साइड को टांगे करके बैठी हैं। आपको ये कल्चर में डिफरेंस दिखेगा कि अगर आप दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़ जाते हैं, वहाँ पे ये अमूमन दिख जाएगा कि वो भी मर्दों की तरह ही दोनों तरफ लेग्स की पोजीशन के साथ बैठी हैं। लेकिन फिर जैसे ही आप छोटे शहरों में आ जाएंगे, वहाँ पर आपको फिर ये बड़ा एक्सेप्शन सा लगेगा, और आप पीछे बाइक या गाड़ी पे अपने परिवार के साथ बैठे तो अमूमन यह बात आएगी, ये औरत कैसे बैठी है, इसे शर्म नहीं। ये लाइंस आज भी एग्जिस्ट करती हैं। मतलब वो बाइक पे तो आई, लेकिन उसकी पोजीशन आज भी नॉन मटेरियल डायमेंशन के द्वारा तय की जा रही है। वो वैल्यू सिस्टम, वो बिलीफ सिस्टम में बदलाव नहीं आया, लेकिन टेक्नोलॉजी बदलाव आया, बाइक आ गई और वो बाइक पे भी आ गई। सिर पे पल्लू आज भी होगा,
बाइक पे हैं लेकिन ये होगा। पीछे बैठने वाले तो ऑलमोस्ट ज़ीरो हेलमेट सेगमेंट में आएंगे, हेलमेट नहीं पहना जाएगा। वुमेन तो बहुत हद तक हेलमेट नहीं पहनेंगी, चाहे वो खुद भी ड्राइव कर रही हैं, लीनियंसी बरती जाएगी, छोड़ा भी जाएगा उन्हें। तो मुद्दे की बात है, ऐसे बहुत से एपिसोड आपको कल्चरल लैग की तरफ लेकर के जाते हैं। आई बात समझ में? पता नहीं किसने आपको ये पहली बार सिखाया या समझा दिया कि फ़ोन लगा के या फ़ोन उठाते हुए हेलो कहना है। शायद आपने इस पे विचार भी नहीं किया। एक टेक्नोलॉजी तो आई, एक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड गैजेट भी आया, उस गैजेट के साथ उनका वे ऑफ टॉकिंग भी आ गया, यानी कि उनका ग्रीट करने का तरीका। तो आपने 3 चीज़ें एक साथ ही ले ली, तीनों इम्पोर्टेड, टेक्नोलॉजी भी, टेक्नोलॉजी के तहत वो गैजेट भी, और उसके तहत ग्रीट करने का वो तरीका भी। अब आपका एजुकेशन लेवल गांव में कोई भी है या शहर में कोई भी है, आपकी लिटरेसी का लेवल कोई भी है, हर प्रकार में हर कोई अपने ही तरह से हेलो कहता है। हेलो, 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 हाँ हेलो, हेलो। तो ये सबका अपने अपने तरह का एक हेलो है। शायद लिखने में भी ऐसे ही लिख दें, HALLO, हेलो, हेलो, हेलो। हाँ, इसमें एक्सेंट का अपना एक रोल है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या समझने का प्रयास किया कि ये हेलो है क्या। आज भी आप माइक ऑन करके शादी विवाह या किसी धार्मिक समारोह पे माइक टेस्टिंग, हेलो हेलो हेलो, ये कहाँ से आया पता नहीं, लेकिन एडॉप्ट कर लिया गया टेक्नोलॉजी के यूजेज के लिए। टेक्नोलॉजी पहले आई और उसके साथ आपका ये व्यवहार आया। तो ये भी एक कंसेप्ट है कि टेक्नोलॉजी आती है और लोगों को उस टेक्नोलॉजी के साथ अडेप्ट कराने का एक कल्चर भी लाती है। बट कल्चरल लैग्स ऑलवेज़ रह जाते हैं। हम इन सारे इश्यूज़ को डिस्कस करेंगे, चाहे वो स्टेम सेल्स टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई बातें हों, चाहे वो कैंसर से रिलेटेड वैक्सीन्स का आस्पेक्ट हो, और बहुत सारे डिफरेंट मैटर्स पे हम आज कल्चरल लैग के आस्पेक्ट को अंडरस्टैंड करेंगे। हम समझेंगे कि इंडिया में कल्चरल लैग ही एक रीज़न के तौर पर खड़ा है आज, कि मॉडर्न होते हुए भी इंडिया मॉडर्निटी को अचीव नहीं कर पा रहा। आप मॉडर्न कहते हैं, लेकिन किस सेंस में, ये सवाल बनता है। और वो शायद यही लड़ाई है कि वो मॉडर्निटी जिसके बेसिस पर आप जीवन जी रहे हैं, वो शायद कहीं और से थी, आपने खुद को उसके अकॉर्डिंग फाइन ट्यून किया, लेकिन पूरी तरह से फिर उन मूल्यों को अपनाया भी नहीं, यानी कि आप बदले भी नहीं। इन सब चीज़ों को समझते हैं। अच्छा लग रहा है टॉपिक, या बदल दें, कोई और टॉपिक शुरू करें? हमारे पास बहुत टॉपिक है। हाँ, अच्छा, हाँ, चलो ठीक है। एक छात्रा हैं क्लास में, उनका डाउट ये है कि जब हम किसी से मिलते भी हैं या व्हाट्सएप पे लिखते भी हैं तो हम ये हेलो ही क्यों कहते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, लेक्चर में इसी को बताने वाले हैं हम। ठीक है, और कोई सवाल तो नहीं? पहले तो तुम ये मान लो कि ये टॉपिक कराएं कि ना कराएं। लोकतंत्र इतना ज़्यादा बना दिया मैंने इस इंस्टीट्यूट में कि जो होगा तुमसे पूछ के होगा। ये लाइन मेरी याद रखना, मैं जस्टिफाई करूँगा, ये भी कल्चरल लैग ही है। जब लोकतंत्र के अकॉर्डिंग लोगों का एटीट्यूड ना हो, लोगों का थॉट प्रोसेस ना हो, लोगों का बिहेवियर ना हो, और उन्हें लोकतंत्र दे दिया जाए, तो फिर अफ्रीका एशिया की तरह 2 से 6 साल के अंदर ही लोकतंत्र ख़त्म होकर तानाशाही आ जाती है। ये भी कल्चरल लैग है। वी विल डिस्कस अबाउट इट ऑल्सो। ओके, तो आपने अप्रूव कर दिया, मैंने आपका एक वो लेवल का एटीट्यूड बन चुका है, एक वो टेम्परामेंट आ चुका है, एक थॉट प्रोसेस आ चुका है कि आप में इतनी समझ बन गई है कि आपको लगता है कि सिविल सर्विसेज लेवल पे ऐसे लेक्चर करने चाहिए। तो विद योर ड्यू परमिशन मैं कंटिन्यू हो रहा हूँ कल्चर लैग के साथ। देखिए, हमने ये पढ़ा था कि 2 डायमेंशंस है कल्चर की। कौन कौन सी डायमेंशन है बेटे करणवीर? पहली तो नॉन मटीरियल डायमेंशन है ना। अच्छा, इसमें कौन सी आती है बेटे? कॉग्निटिव। आप वो बताएंगे? कॉग्निटिव में मुझे बता दें शॉर्ट में क्या बात है। जैसे हम किसी चीज़ को देखते हैं तो उसके रिलेटेड कुछ मीनिंग क्रिएट करते हैं। वेरी गुड, आगे आगे। कॉग्निटिव स्किल्स कहते हैं हमारी, जहाँ से कॉग्निटिव हम क्या सुन रहे हैं, हम जो देख रहे हैं, हम जो देख और सुन रहे हैं, उनसे हम
कई तरह के मीनिंग्स क्रिएट कर रहे हैं। ओके, इन देखने और सुनने वाली चीज़ों से मीनिंग क्रिएट किस मैनर में करने हैं, इस प्रोसेस को हम कॉग्निटिव डायमेंशन कहते हैं, जो हमें बचपन से सिखाया जाता है। जैसे हमें हमारी फ़ोन की रिंग आइडेंटिफाई हो जाती है, हमें पता है फ़ोन उठा के कैसे बात करनी है, क्या बात करनी है। हमें पता है कि वो बस, वो कार और वो अम्ब्रेला, हमें ये पता है। ये हमारे कॉग्निटिव स्किल्स हैं, जिसके जितने अच्छे हैं वो उसे इंटेलिजेंट कह देते हैं हम देसी भाषा में, है कि नहीं। सो इट इज़ द it is the understanding of the information available to us. okay, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है, जो भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है, हम उसे कैसे अंडरस्टैंड कर रहे हैं, हमारी कॉग्निटिव डायमेंशन है। वेरी गुड। आप मुझे दूसरी डायमेंशन के बारे में बताएं। ये नॉर्मेटिव डायमेंशन है। और नॉर्मेटिव डायमेंशन का क्या मतलब है? वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, नॉर्मेटिव डायमेंशन का मतलब ये है रूल्स रेगुलेशंस। सोसाइटी में हमारा कंडक्ट है, वो कंडक्ट किन रूल रेगुलेशंस पे बेस्ड होगा, वो नॉर्मेटिव डायमेंशन है। दो स्केल इसके मान लीजिए। एक लेवल हम नॉर्म्स कह सकते हैं। नॉर्म्स जो एक तरह से इम्प्लिसिट होते हैं, जिसकी स्ट्रेंथ डिराइव होती है सोसाइटी से, जिसकी वैल्यू आती है सोसाइटी से। दूसरी तरफ है लॉज जो कि एक्सप्लिसिट होते हैं, जिसकी स्ट्रेंथ और जिसकी सैंक्टिटी डिराइव होती है स्टेट से, गवर्नमेंट बनाती है इन्हें, है ना। तो हमारे कंडक्ट करने के कुछ रूल्स हैं ना, यानी कि कुछ लॉज हैं, कुछ कस्टम्स हैं, उसी के तहत हम सोसाइटी में चलते हैं ना। तो बच्चे ने बताया रूल ऑफ कंडक्ट, वेरी गुड, बहुत सही है। नॉन मटेरियल डायमेंशन हो गया, और इसके साथ है हमारा मटेरियल डायमेंशन। तो मुझे आप बताइए मटेरियल डायमेंशन का मतलब यहाँ पर क्या है? मटेरियल डायमेंशन का मतलब क्या है बेटा? मशीनरी, टेक्नोलॉजी से हम कोई भी सब जो प्रोसेस के अंदर यूज होती है। टूल, मशीनरी, टेक्नोलॉजी। देखिए, हमारा पर्पस ऑलवेज रहता है कि ये जो नॉन मटेरियल, कॉग्निटिव और नॉर्मेटिव डायमेंशंस हैं, इनको हम यूज़ करें किस पर्पस के लिए? प्रोडक्शन को इन्हांस करने के लिए, टू इन्हांस द प्रोडक्शन। और प्रोडक्शन को इन्हांस करना है टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। एक्चुअली वी वांट टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, वी वांट टू गिव बेटर वर्ल्ड टू यू पीपल, टू आवरसेल्फ। उसके लिए व्हाट वी आर डूइंग with the help of our cognitive skills, we are creating different innovative meaning of the available resources, जिसकी हेल्प से we are discovering, we are inventing, we are creating many scientific technologies, processes, mechanisms, buildings, tools, weapons, many things are there। ये हमारे material dimension में आ जाते हैं। तो एक्चुअली में तो इन्हें मिलके चलना चाहिए ना, तभी विकास होगा ना। यानी कि आपके कॉग्निटिव डायमेंशन बहुत अच्छे से बिहेव कर रही है, आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसकी अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत ही प्रोडक्टिव और साइंटिफिक है। तो आपके पास अवेलेबल जो भी क्रॉप्स हैं, आपने उन क्रॉप्स से बायोफ्यूल बना लिए। तो ये बायोफ्यूल बनाने के आपके पास टेक्नोलॉजी आई, प्रोसेसर्स, मशीन्स आई, टूल्स आए, तो आप बायोफ्यूल बनाते हैं। आपने अपने क्लाइमेट को बेटर मैनर में कंट्रोल किया, यानी कि आप अब कार्बन एमिशन कम करते हैं, तो आपने ग्लोबल वार्मिंग को कम कर दिया। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो ये तो मिल करके चलना चाहिए इसके साथ, है ना। ये दोनों एक साथ मिल के चलते हैं। लेकिन सपोज़ करो कि ऐसी परिस्थितियाँ आ जाएं कि ये तेज़ी से आगे निकल जाएं, लेकिन ये नॉन मटेरियल डायमेंशन, यानी कि आपकी कॉग्निटिव स्किल, यानी कि आपकी अंडरस्टैंडिंग अबाउट दैट मटेरियल वर्ल्ड, अबाउट दैट टूल, अबाउट दैट वेपन, अबाउट दैट टेक्नोलॉजी, अबाउट
दैट इंफ्रास्ट्रक्चर, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो उतनी डेवलप नहीं हुई। दूसरी तरफ आपके रूल ऑफ कंडक्ट, अभी रूल रेगुलेशन भी उसके अकॉर्डिंग आपने नहीं बनाए, तो फिर क्या होगा कि ये आगे रह जाएगा, आप पीछे रह जाएंगे। तो जब ये आगे चला जाएगा आप पीछे रह जाएंगे, हम कहते हैं ना लैग हो गया, ये लैग कर गया। तो दिस इज़ अल्टीमेटली कल्चरल लैग, दिस इज़ कल्चरल लैग। चलना तो इन्हें हाथ में हाथ डाल के साथ साथ ही था ना, लेकिन ये कल्चरल लैग हो गया। आई बात समझ में? उसका रीज़न अमूमन ये बताया जाता है कि टेक्नोलॉजी बहुत ही रैपिडली चेंज होती है, बहुत ही फास्ट प्रोग्रेस करती है कंटिन्यूअस मैनर में, लेकिन फिज़िकल वर्ल्ड को आप बदल देते हैं बहुत क्विकली। आर्टिकल्स, थिंग्स यू कैन चेंज। अपने घर में देखिए, सोफ़ा, बेड, फ्रिज, एयर कंडीशनर, इवन कार्स, बाइक्स, आप कितनी फास्ट चेंज करते हैं, लेकिन बहुत हार्ड हो जाता है, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है वैल्यूज़, बिलीफ, कस्टम, कल्चर, मैनर, रिलीजन, इन चीज़ों को बदलना। बताएं, इन्हें बदलना कितना मुश्किल है। इसलिए तो बहुत ज़बरदस्त प्रक्रिया है किसी का धर्म परिवर्तन करना। आपको बहुत ज़बरदस्त मैनर में उन्हें कन्विंस करना पड़ता है, अगर तो आप कोई नेगेटिव प्रैक्टिस नहीं यूज़ कर रहे हैं। जबकि वही पर्सन है, उसके घर में चीज़ें बदलना बहुत आसान है। आप एकदम से उठा करके मंत्री जी हैं या कोई धर्म के अनुयायी के गुरु के चेले चपाटे हैं, उस बंदे के घर में देखा गरीब है, उसके घर में बेड ले जाएंगे, सोफ़ा ले जाएंगे, पंखा ले जाएंगे, कूलर ले जाएंगे, रख देंगे, कहेंगे खुश रही आप ये रखिए। लेकिन बड़ा मुश्किल हो जाएगा उससे कहना अब आपको ये दे दिया, अब आप अपना धर्म परिवर्तन कर लीजिए। ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वैल्यूज़, बिलीफ सिस्टम, कल्चर जल्दी बदल नहीं पाता, ये टाइम लेता है। लेकिन टेक्नोलॉजी देखिए आप कितनी रैपिडली बदलती है। अब आप स्पेक्ट्रम को ही देख लें, मोबाइल्स को ही देख लें, कितनी तेज़ी से बदल रहे हैं। 2G, 3G, 4G, 5G, उसकी वर्क को देखें, कैमरास, पिक्सल्स, मेगापिक्सल्स, कहाँ से कहाँ नहीं चली जा रही है। लेकिन अब आप खुद से एक सवाल पूछिए कि पिछले 2010 से अब तक, जब से 3G, 4G स्पेक्ट्रम सिस्टम चल रहा है, तब से लेकर के अब तक आपका बिलीफ सिस्टम, आपका रिलीजियस प्रैक्टिसेस, आपका वैल्यू, आपके घर का जो वैल्यू सिस्टम है वो कितना को बदला, कितनी बार बदला। लेकिन आप अपने घर को वैसे नोटिस करें, ब्लैक एंड वाइट रेडियो से ब्लैक एंड वाइट टीवी से कलर टीवी से LCD तक, LED तक, मोबाइल हर किसी के हाथों में, दूसरे नॉर्मल मोबाइल से स्मार्टफोन्स तक। लुक एट दिस, बट नाउ क्वेश्चन योर वैल्यू सिस्टम, वो वहीं का वहीं खड़ा है। ये बहुत मुश्किल होता है बदलना किसी भी सोसाइटी में। इसकी वजह से आप लोग उस बदलती हुई टेक्नोलॉजी, उस बदलती हुई मटेरियल डायमेंशन के साथ फाइन ट्यून नहीं हो पाते, अडेप्ट नहीं हो पाते, एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं अभी फ़िलहाल, तो आप पिछड़ रहे हैं उसके मुकाबले। यही कल्चरल लैग है। आई बात समझ में? क्लियर हुई कहानी? अब इसको हमने इसको पढ़ा क्यों? क्योंकि इससे जुड़ी हुई बहुत सी चीज़ें हैं, क्या समस्याएं आती हैं। देखिए, एक पर्सन हुआ करते थे 1922 में, उन्होंने ये कल्चरल लैग का कंसेप्ट दिया, विलियम ऑकबर्न। ये नाम पढ़ लिया जाए तो अच्छा है, वैसे तो ऐसा नहीं है कि आपको इसे याद ही रखना है, पढ़ लिया जाए तो अच्छा है, क्या समस्या है। सिविल सर्विसेज के पर्पस से तो हमें ये कंसेप्ट सीखना है, हमें ये समझना है। इन्होंने ये कंसेप्ट समझाया, इसका क्रिटिसिज्म भी काफ़ी हुआ, लेकिन ये कंसेप्ट तब से अब तक एग्जिस्ट कर रहा है। ऐसा नहीं है कि उसके पहले कल्चर लैग नहीं था, या कल्चर लैग के बारे में लोगों ने सोचा या समझा नहीं था, लेकिन टेक्निकली एक पेपर के तौर पर इन्होंने उसे पब्लिश किया। उस समय में इस चीज़ के ऊपर बात की, इश्यूज़ जो मेन थे, जिसके बारे में, जिसकी वजह से हम ये पढ़ रहे हैं, वो किस तरह से आते हैं। देखिए, इससे समस्या ये आ जाती है कि जब मान लीजिए मटेरियल डायमेंशन यानी कि टेक्नोलॉजी चेंज हुई, सपोज़ करें, ओके, और सपोज़ कीजिए कि ये आपकी सोसाइटी है, आप सब रह रहे हैं, सोसाइटी में एक कंसेप्ट होता है, हम एक दूसरे के साथ कई तरह के संबंधों के आधार पर
एक दूसरे के साथ एग्जिस्ट करते हैं, को एग्जिस्ट करते हैं। ये को एग्जिस्टेंस एक लेवल की पे सॉलिडेरिटी को भी रीच करती है। भाईचारा कह लें आप इसे, ब्रदरहुड कह लें आप, एक दूसरे के साथ सद्भावना कह लें आप, ये एग्जिस्ट करती है सॉलिडेरिटी। इसे सोशल सॉलिडेरिटी हम कहते हैं। आप अपने इलाके में, मोहल्ले में देख लें, कहीं पर भी ये रहता है, तभी तो हम वहाँ बस पाते हैं। अब जब इस तरह से टेक्नोलॉजी चेंज होती है बहुत रैपिडली, तो उसमें सपोज़ कीजिए कि ये जो 3 लोग हैं, इन 3 लोगों ने तो अपनी नॉन मटेरियल डायमेंशन को भी इस मटेरियल डायमेंशन यानी कि टेक्नोलॉजिकल चेंज के साथ अडेप्ट करा लिया, कोप अप कर लिया इन्होंने। आई बात समझ में? लेकिन ये लोग नहीं कर पाए, ये लोग इस बदलती हुई टेक्नोलॉजी के साथ अडेप्ट नहीं हो पाए। तो अब आपको ऐसा नहीं लगता कि इन तीनों का एक सेगमेंट बन जाएगा और इन 5 का अपना एक सेगमेंट बन जाएगा? और आपको ऐसा नहीं लगता कि सोशल सॉलिडेरिटी में एक फॉल्ट लाइन आ जाएगी, एक रिफ्ट आ जाएगी, एक डिस्टर्बेंस आ जाएगी? और जब इस तरह से सॉलिडेरिटी भंग होती है, डिस्टर्बेंस आती है, तब कई तरह के कन्फ्लिक्ट्स भी क्रिएट होते हैं, आई बात समझ में? अमूमन आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, आपके मोहल्ले में कोई धार्मिक कार्यक्रम हो रहा है, लंबे समय से हो रहा है। सपोज़ कीजिए कि आप उसकी मेजॉरली एक्टिविटी भक्तगण सब मिलके किया करते थे, सारी एक्टिविटी। और मान लीजिए कि आप उसमें भंडारा, लंगर, अन्यथा कुछ भी ऐसी वस्तुएं आप पकाते हैं, लोगों को खिलाते हैं। मान लीजिए कि जो एक ग्रुप है, जैसे ये 3 लोग हैं, इन लोगों के सगे संबंधी या तो बड़े शहरों में रहते हैं या विदेशों में भी रहते हैं। ये फ़ोन के वाया या फिज़िकल मीटिंग के वाया या आने जाने के वाया उनसे मिलते ही रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं। इन पर उन विकसित देशों की विकसित तकनीक का प्रभाव पहले से था। तो इन्होंने उन देशों में देखा कि भाई रोटियां पकाने वाली मशीन्स यूज़ होती हैं बड़ी बड़ी जगहों पर। इन्हों को ये चीज़ अब बहुत कंफर्टेबल लगने लगी विद द पैसेज ऑफ टाइम। ऐसे में सपोज़ करो कि इस सोसाइटी के सामने एक ये आदमी प्रकट हो गया। सपोज़ करो ये कोई प्रोडक्ट बेचता है, ये इनके सामने जब प्रकट हुआ तो इसने आकर के कहा कि भाई मैं ये देखता हूँ कि साल भर में आपके काफ़ी आयोजन होते हैं और मैंने ये देखा है कि उन आयोजनों में आप बड़े पैमाने पर कम्युनिटी को फूड ऑफ़र करते हैं। तो मैं आपको एक मशीन ऑफ़र करता हूँ हमारी कंपनी की तरफ से, जो आपको रेडीमेडली चपातीस बना करके देगी। अब ये तीनों इस आइडिया से इमीडिएटली कन्विंस हो जाएंगे, क्योंकि इस रैपिडली चेंज टेक्नोलॉजी सिस्टम, इट्स रैपिडली चेंजिंग मटेरियल डायमेंशन वाले ऑफ़र से ये ज़्यादा कंफर्टेबली डील करेंगे, क्योंकि इनका नॉन मटेरियल डायमेंशन भी थोड़ा फाइन ट्यून्ड होता रहता है वैसे ही। लेकिन ये 5 जो हैं ये टोटली इसके ऑफ़र के अगेंस्ट हैं। इनका तर्क क्या है मैं बताऊंगा। अब ये चला गया, इसको तो जाना ही था, ये तो सेल्समैन था। लेकिन इन तीनों में और इन 5 में अब एक सेगमेंट हो गया। कमेटी है, मान लीजिए उस धार्मिक स्थल की कमेटी के ये 3 एक तरफ खड़े हैं, 5 एक तरफ खड़े, जबकि पहले 8 एक साथ होते थे। कमेटी एक साथ मिलके चल रही है, सेवा भावना है, सब कुछ है। ये 5 कहते हैं कि भाई लंगर पकाना, भोजन बनाना, भंडारा लगाना, ये हमारी सेवा भावना से जुड़ी हुई है, ये हमारा ईश्वर के प्रति समर्पण भाव है, ये हमारी एक तरह की मॉरल ड्यूटी, ऑब्लिगेशन है, हमें ये खुद करना है। कल को ये बहुत से तर्क देंगे कि कल को तुम कहोगे कि भगवान का अभिषेक भी मशीनों से करा लो, रोबोट ले आना, फिर सब काम वहीं से करना, तो भक्ति भाव कैसे रहा? ये तो फिर सब अब पैसों से होगा, क्योंकि वो मशीन है तो वो बिजली खाएगी, फिर बिजली के बिल भरते रहना, फिर मंदिर से कमाइयाँ करो, गुरुद्वारे से कमाइयाँ करो, किसी भी धार्मिक स्थल से तुम करो कमाइयाँ। तो इसको एक बिजनेस मॉडल बना दो, ठीक है, तुम यू आर डूइंग वेरी गुड, ओके,
वो जो ईश्वर से, अपने भगवान से, गुरु से जुड़ने का वो जो मार्ग था, वो जो सेवा भावना जिसके तहत हम अपनी ईगो को, अपने एटीट्यूड को पूरी तरह से ख़त्म करते थे, सेक्रीफाइस करते थे, वो तो हम में एज इट इज़ ही बना रहा। ये तो एक तंत्र बना दिया तुमने। ये इन तीनों को, ये पांचों कह रहे हैं कि इट इज़ अनएथिकल, इट इज़ अनवारंटेड, वी विल नॉट डू दिस। लेकिन वो तीनों क्या कह रहे हैं? वो तीनों ये कह रहे हैं कि हमारा ये जो धार्मिक स्थल है, हम ये चाहते हैं कि हम तेज़ी से इसके विकास कार्यक्रमों पर ध्यान दें, हम इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को और बड़ा करें, तो हम अपनी एनर्जी, अपना फोकस, अपनी लेबर, ये जो हमारे वर्किंग आवर्स हैं, उस तरफ लगाएं, ताकि भारत भर ही नहीं, विदेश भर से नए लोग यहाँ पर आकर के माथा टेकें। उस बढ़ते हुए लोगों के लिए समय पर वो विधि विधान से वो भोजन उपलब्ध कराना, वो लंगर, वो भंडारा उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। वरना हमारे धर्म की आस्था को ठेस पहुँचे कि अगर लोग यहाँ से वो भोजन करके ना गए तो। हम चाहते हैं हम प्रगति करें, हम विकास करें। आप क्यों रोक रहे हैं हमको? आप क्यों संस्था को पीछे की ओर ले जा रहे हैं? आगे की ओर क्यों नहीं आने देते? आप नहीं चाहते कि तेज़ी से लोग, आज 50,000 हैं, फिर लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख श्रद्धालु एक दिन में आएँ और सभी संतुष्टि से गुरु का लंगर छकें और जाएं? आप क्यों नहीं मानते? दोनों के अपने अपने मत हैं और दोनों सही भी हो सकते हैं, लेकिन दोनों में विभाजन तो आ गया, सॉलिडेरिटी में इशू तो आ गया, कन्फ्लिक्ट्स इस तरह से रेज होते हैं। ये उदाहरण देने का मेरा उद्देश्य केवल सही था कि आप इतना ही समझ पाएँ कि एक कल्चरल लैग से कन्फ्लिक्ट तक कैसे का सफ़र तय होता है, सोसाइटी में कैसे आते हैं। और अब आप ये हर प्रैक्टिस में नोटिस करेंगे, अब आप ये हर जगह नोटिस करेंगे। जैसे कि अगला उदाहरण देने जा रहा हूँ। सपोज़ कीजिए कि एक कंट्री है और उसकी गवर्नमेंट है। यहाँ से आप डिसाइड कर पाएंगे कि गवर्नमेंट को राइट डिसीजन लेने का टाइम कब आता है, कंट्री किन स्टेजेस में है, ये डिसाइड करना ज़रूरी है, तब डिसीजन राइट होता है। अदरवाइज़ डिसीजन थोपा गया होता है और उसके कई तरह के नेगेटिव इम्पैक्ट भी आते हैं सोसाइटी पे। जैसे उदाहरण के तौर पर हो सकता है कि कुछ बड़े उद्योग घराने, पहली बात, सरकार से कुछ मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ भारत की कुछ अंतर्राष्ट्रीय कमिटमेंट्स हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ या अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। और तीसरा, भारत की अपनी कुछ मजबूरियां हैं कि निवेश बढ़े और उस इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने की वजह से उसके ऊपर इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज़ की, इंटरनेशनल कहने की ज़रूरत क्या थी जब मैंने मल्टीनेशनल कह ही दिया तो, है ना? मतलब था हमारी टाटा है तो वो नेशनल मल्टीनेशनल कंपनी है ना? लेकिन जब वो ब्रिटेन की है तो इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनी है ना भाई। पता तो करना पड़ेगा ना कि मल्टीनेशनल तो है, लेकिन किसकी है, अपनी है या उनकी है? जो कहते हैं उसका मीनिंग होता है। बात सिर्फ इतनी सी है कि सुनने वाला कितने ध्यान सुन रहा है, और हम अपने कहे को रोक के समझाते भी हैं। बंदा पूछे कोई फिल्म चल रही है जो डायलॉग बाजी चल रही है, आगे बढ़ते हैं। तो कंसेप्ट ये है कि मान लीजिए कोई इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनी है कोई, और उसने भारत के साथ ये करार किया है कि भाई हम आपके यहाँ पे फाउंड्रीज़ लगाएंगे, हम अपनी इंटरनेशनल प्रोडक्शन चेन का आपको हिस्सा बनाएंगे। हमारी कंडीशंस है कि हमें रोबोटिक टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करने दीजिए, आप हम पर जोर मत डालिए कि हम आपकी लोकल लेबर जो है उसे अपॉइंट करेंगे हेल्पिंग के तौर पर, बट हम विल यूज़ रोबोटिक टेक्नोलॉजीज़ के लिए हमें क्लियरेंसेस दीजिए, इंपोर्ट लाइसेंसेस अलाउ करिए, बस ये करिए। रीज़न कैन बी मैनी, ऑलवेज रीज़न ये नहीं होता कि देश की जनता की तरफ से आवाज़ आई है। रीज़न ये भी कई बार बन जाते हैं कि सरकार कहती है कि देश के भविष्य के लिए ये ज़रूरी है ना? तो इसकी वजह से सपोज़ करो कि गवर्नमेंट ने ये अलाउ किया कि ठीक है रोबोटिक सिस्टम जो है हम अलाउ कर रहे हैं, ओके, वी विल अलाउ दिस। अब आप एकदम से ये चीज़ नोटिस करेंगे समाज के अंदर कि अब यहाँ पर इस समाज को इस तरह से इमेजिन करें दैट इंडिया, यू विल नोटिस दिस, ठीक है, सब एक साथ हैं, सब एक साथ हैं,
अब इसमें इस चीज़ के लिए ये जो वर्ग है ये इसको ऑलवेज वेलकम करेगा, ये खुद को नाम देगा लिबरल, प्रो मॉडर्नाइजेशन पीपल, एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेसमैन, द कॉरपोरेट्स, इनका नाम यही रहेगा। तो ये तो वेलकम करेंगे कि इट इज़ अ वेरी फ्यूचरिस्टिक डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। लेकिन दूसरी तरफ अक्सर कई बारी रूलिंग गवर्नमेंट्स इसे लेफ़्ट पार्टियों का नाम दे देते हैं कि ये लेफ्टिस्ट हैं, ये रेडिकलिस्ट हैं जो इस तरह की बातें करते हैं, ये आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। तो वो लोग ये कहेंगे कि इससे एम्प्लॉयमेंट जाएगी लोगों की, लेबर लॉज का वायलेशन होता है। अनएम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी इस कंट्री में बहुत हाई है और इतनी हाई अनएम्प्लॉयमेंट वाली कंट्री में ये गवर्नमेंट ऑलरेडी ही सीधे एग्रीकल्चर से सर्विस सेक्टर में शिफ्ट हो रखी हैं पिछले आज़ादी के अब तक 75 साल के अंदर। ऐसे में जो थोड़ी बहुत मैनुअल जॉब्स हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वो भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगी अगर रोबोटिक टेक्नोलॉजी आएगी। और इसका बहुत भारी नुकसान होगा भारत को तब जब भारत में इतनी ज़बरदस्त लैक ऑफ स्किल्स है लोगों में। तो वो जो रोबोट्स बनेंगे, उन रोबोट्स को जो ऑपरेट करना है वो बनेंगे भी फिर विदेशों में, और उनका ऑपरेशन करने के लिए जो टेक्नोलॉजीज़ आएंगी, जो इंजीनियर्स आएंगे, जो मैनेजर्स आएंगे, वो भी फिर वही होंगे जो हाईली स्किल्ड होंगे। तो मेजॉरिटी ऑफ द मासेस को अभी इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो वी आर अपोजिंग दिस। द करेक्ट पाथ इज़ कि गवर्नमेंट पहले स्किल डेवलपमेंट करे फिर इस रूट पे आए। तो ये एक सेगमेंट जो है अपोज कर देगा। ये सेगमेंट ऑलवेज होता है, ये दो लोग देश में, ये दो बंदे जिनको कुछ लेना देना नहीं, कुछ पता नहीं। ये क्या करेंगे, ये थर्सडे को इनके साथ, वेडनेसडे को इनके साथ बैठ के एक आधा लगा लेंगे। तो जो ये लोग पट्टी पढ़ाएंगे ये फ्राइडे को वही बोलेंगे लोगों में, सैटरडे को ये इधर आ जाएंगे इनकी सुन के, संडे को वही प्रचार करेंगे। तो ये हफ्ते में 3-4 ओपिनियन रखते हैं अपने, बिन पैंदे के लोटे, इनका खुद का कोई ओपिनियन नहीं है, चलते रहेंगे। तो ये भी हमारे देश में एक बड़ा सेगमेंट है, काफ़ी बड़ा सेगमेंट है। आई बात समझ में? इनको छोड़ देते हैं अभी थोड़ी देर के लिए, इनका मैं ख्याल बाद में करूँगा। ये दो देखिए, विरोध हुआ दोनों में, कई बार ये बहुत इंटेंस हो सकता है, तो ये कन्फ्लिक्ट, बहुत स्ट्रॉन्ग कन्फ्लिक्ट की पोजीशन तक भी पहुंच सकता है। आई बात समझ में? इतना कि लंबे समय तक लॉकआउट्स, स्ट्राइक्स और कई बार आगजनी भी हो जाती है। मुद्दा ये है कि एक नई टेक्नोलॉजी की तरफ देश बढ़ना चाहता है, सरकार को ऐसा लग रहा है कि हमें बढ़ना चाहिए। सरकार ये फैसला इस बेस पे लेना चाहती है कि हमें देश की जनता ने चुना है। बट हम हमारे देश में पॉलिटिक्स में डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम जो है उसमें फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के तहत एक सरकार जो होती है वो लगभग 28 से 30% वोट शेयर लेके भी सरकार बना लेती है। तो ऐसे में सिर्फ अगर देखे जाएं तो देश में लगभग इतने ही लोगों का वोट मिला है उनको। तो ऐसा नहीं होता है फिर कि जो सरकार बनी है क्योंकि वो सरकार बन गई इसका मतलब सभी देश के लोग उस सरकार की हर बात से सहमत होंगे, ऐसा नहीं होता है। तो इसकी वजह से सरकार की बहुत सी नीतियों की बहुत बड़े पैमाने पर खिलाफत भी होती है। लेकिन सरकार यहाँ पर इस बात से प्रेरित है कि टेक्नोलॉजी ये चाहती है कि हम अपने कल्चर को बदलें। वर्ल्ड लेवल पर अदर कंट्रीज़ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं, तो कल्चरल लैग की अगली समस्या ये है कि जहाँ ये सॉलिडेरिटी को प्रॉब्लम में ले आता है, सोशल कन्फ्लिक्ट्स को बढ़ाता है, वहीं दूसरी तरफ ये एक रेस को प्रमोट करता है, जिस रेस में हर पीछे छूट रही कम्युनिटी को, सोसाइटी को, कल्चर को और कंट्री को ऐसा फील होता है कि हमें कैचअप करना है, हमें किसी तरह से बराबर बढ़ना है। तो ऐसे में देश की सरकारें ऑलवेज़ ये कहेंगी कि हम विश्व पटल पर कॉम्पिटिटिव सोसाइटी और वर्ल्ड में पीछे छूट रहे हैं बहुत, हमें तेज़ी से अपने लोगों में कंसेंसस बनाना पड़ेगा, लोगों की सोच को बदलना पड़ेगा। सोच बदलो, नज़रिया बदलो, ऐसी ऐड भी चलाते हैं बहुत तेज़ी से कि हमें उस तरफ आना पड़ेगा ताकि हम उन देशों के साथ मिल सकें। विश्व भर में यदि अपनी आवाज़ रखनी है तो हमें अब खुद की सोच को बदलना, तो ऑलवेज़ आप एक लाइन सुनते हैं, सोच को बदलना होगा।
बार बार ये लाइन क्यों बोली जा रही है, सोच को बदलना होगा, सोच को बदलना होगा। एक्चुअली में वो ये कह रहे हैं कि अपने नॉन मटेरियल डायमेंशन को बदलो, ताकि वो जो सामने मटेरियल डायमेंशन नया खड़ा है रैपिडली चेंज होके डेवलप होके, उसे तुम स्वीकार कर पाओ। इसलिए कह रहे हैं सोच को बदलो, सोच को बदलो, सोच को बदलना होगा। आई बात समझ में? तो इस तरह से एक रेस भी बढ़ती, ये रेस नुकसान करती है जब, तो कैसे करती है वो भी हम अभी समझेंगे। बट यहाँ पर भी दो धड़े एक दूसरे के विरुद्ध खड़े। समाज में ये विरोधाभास हमेशा रहता है, डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियन ऑलवेज रहना चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ये अच्छा होता है, लोकतंत्र की तो खासियत होती है। दूसरी बात, ये लोग अपनी अपनी किसी किसी आइडियोलॉजी से प्रेरित हैं, कोई मॉडर्न है, लिबरल है, कोई लेफ़्ट है, उस हिसाब से ही अपने स्तर पर बात करेंगे। लेकिन यही आइडियोलॉजी ही की तो बात कर रहे हैं कि एक आइडियोलॉजी बात कर रही है कि नहीं, इसमें टाइम लगेगा, नॉन मटेरियल डायमेंशन को फोकस करो, जब उसे नीड होगी वो अपने लायक ऑलरेडी एक मटेरियल डायमेंशन बना लेगा। लेकिन एक दूसरी आइडियोलॉजी, दूसरी सोच कह रही है कि नहीं भाई, मटेरियल डायमेंशन आके सामने खड़ा हो गया है, टेक्नोलॉजी आ गई है, तुम नॉन मटेरियल डायमेंशन को बदलो। बस इनमें एक लैग है, दैट इज़ द कल्चरल लैग। और ऑलवेज़ हम क्या अचीव करना चाहते हैं? इक्विलिब्रियम। ऑलवेज़ हम क्या अचीव करना चाहते हैं? ये बराबर आए। आई बात समझ में? इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन एड वर्ल्ड का है, आऊँगा मैं इस पे भी। इतनी बात समझ में आई? अब उदाहरणों सहित समझाता हूँ कुछ और परिस्थितियाँ भी, ताकि आप अपने आसपास रोज की लाइफ में, एवरीडे लाइफ में इस टॉपिक को देख सको। हमारा हमेशा हर टॉपिक पढ़ाने का तरीका क्या रहा कि जब आप क्लास ख़त्म करके घर जाते हो, आप अपने सराउंडिंग में उसे देखना शुरू कर देते हो। दैट इज़ ऑल, प्रैक्टिकली। 19, ये तो जाहिर सी बात है कि यार एसी चल रहा है कि नहीं, तो और कम कर दो, टेम्परेचर 23 कर दो। ये तो जाहिर सी बात है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने एटॉमिक बॉम्ब यूज़ कर लिया था जापान के अगेंस्ट, नागासाकी और हिरोशिमा में बहुत लॉस इन्फ्लिक्ट हुआ। लेकिन 1980s एक ऐसा समय था जब अमेरिका ने, जब मैं अमेरिका कहता हूँ तो मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करूँ, अमेरिका ने एक ऐसी एनर्जी जिसे कि हम न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं, जिसे अब तक बहुत ही डिवेस्टेटिंग, बहुत ही नेगेटिव, बहुत ही डेट्रीमेंटल एनर्जी के तौर पर हम जानते थे, उस एनर्जी का एक ऐसा यूज़ करना सीख लिया जो बहुत ही प्रोग्रेसिव, बहुत ही सेफ, बहुत ही क्लीन और बहुत ही प्रोडक्टिव था। तो न्यूक्लियर एनर्जी को हार्नेस करना, हार्वेस्ट करना सीख लिया फॉर द पर्पज़ ऑफ पावर जनरेशन, फॉर सिविल यूजेस, बिजली पैदा करने के तौर पर, घरेलू इस्तेमाल या फैक्ट्रियों के सिविल यूजेस पर्पसेस से। उससे कई तरह से वेपन्स बना लिए जिन्हें प्रोडक्टिव मैनर में यूज़ किया जा सकता है, कई तरह के टूल्स बना लिए। जब इस चीज़ को रशिया ने देखा, ऑब्ज़र्व किया, विश्व के और भी मुल्कों ने देखा, जैसे कि फ्रांस ने, ब्रिटेन ने, चाइना ने, और इनफैक्ट भारत भी देख रहा था कि अमेरिका ने इस न्यूक्लियर एनर्जी का इस लेवल पर यूजेज कर लिया, तो कहीं हम पीछे ना छूट जाएं, हमें भी ये करना होगा एट एनी कॉस्ट। तो आप देखेंगे कि फिर उन मुल्कों ने भी बहुत तेज़ी से, ख़ास तौर पर अमेरिका का कॉम्पिटिटर दैट इज़ द रशिया, ने बहुत तेज़ी से इसमें इन्वेस्टमेंट किया और बहुत बड़े पैमाने पर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन WMD बना लिए गए विश्व भर में, वेपन और मास डिस्ट्रक्शन बनाए गए, न्यूक्लियर स्टॉक पाइल बहुत हुआ। तो कोल्ड वॉर एरा इस चीज़ का नमूना है कि उस समय में एक कल्चरल लैग कंसेप्ट ने एक पुश इफ़ेक्ट क्रिएट किया, जिसकी वजह से अमेरिका को देखते हुए बहुत से मुल्क पुश हुए कि हमें भी कैचअप करना है, कोप अप करना है उस मटेरियल वर्ल्ड के साथ। सो वी हैव टू मैच विद दैट, हमें अपने नॉन मटेरियल डायमेंशन को उस लेवल पर बदलना होगा उस मटेरियल डायमेंशन के साथ। तो उन्होंने भी अभी उनके मुल्क की जो जमहूरियत है, जो रैयत है, जो लोग हैं, वो तैयार हो ना हो, विश्व अभी इसके लिए तैयार हो ना हो, लेकिन टेक्नोलॉजी खड़ी कर ली गई, रिसर्चेस कराए गए, इन्वेस्टमेंट कराई गई और वो खड़ा कर लिया गया। इसने बड़े पैमाने पर कन्फ्लिक्ट्स को जन्म दिया।
इसलिए ये वही दौर था जब साइमल्टेनियसली बहुत से मुल्क जिनके पास अब उतना पैसा नहीं था, उतनी साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं थी, उतनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं थी अभी, फिर उनके ऊपर बहुत भारी जनसंख्या का बोझ भी था। उन्हें चिकित्सा हेल्थ देनी थी, फूड देना था, एकोमोडेशन प्रोवाइड करनी थी, हाउसिंग प्रोवाइड करनी थी। तो उन्होंने हमेशा ये कहा कि डिसआर्मामेंट की तरफ बढ़ा जाए। तो आप देखें कि दो वर्ल्ड क्रिएट हुए, एक वर्ल्ड जो तेज़ी से आर्मामेंट की ओर बढ़ रहा है, उसमें एक कंट्री लीडिंग कंट्री है जो रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के दम पर लीड कर रही है और बाकी उसको कैचअप करना चाहते हैं कि वो कहीं लैग ना कर जाएं, तो वो फटाफट उसी रेस में लगे हैं। दूसरी तरफ और बहुत से वर्ल्ड हैं जो ये कह रहे हैं कि डिसआर्मामेंट की तरफ बढ़ना चाहिए, हमें ये नहीं करना चाहिए। तो एक पूरे ग्लोबल लेवल पर दो धड़े आपने देखे और एक कन्फ्लिक्ट आपने नोटिस किया यहाँ पर। एक आर्मामेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, एक डिसआर्मामेंट की तरफ बहस चल रही है। आज भी यहीं पर बहस लगी हुई, बहस आज भी यहीं पर छिड़ी हुई है। और अब जिन मुल्कों में शक्ति आ गई है, पैसा आ गया है, वो मुल्क जब तब कमज़ोर हुआ करते थे, आज ये मुल्क भी न्यूक्लियर एनर्जी के डेवलपमेंट में लगे हुए हैं, वेपन्स बन रहे हैं। और अब बड़े मुल्क इन्हें कन्विंस करना चाहते हैं कि आप इन्हें डिस्ट्रॉय कर दो, मत बनाओ। तो ये उनसे कहते हैं कि आप पहले 100% न्यूक्लियर स्टॉक पाइल ख़त्म करिए, फिर हम भी नहीं डेवलप करेंगे, वरना अगर आपने ये किया है तो हमारा भी अधिकार बनता है, वरना हम आपसे पिछड़ जाएंगे। आई बात समझ में? इसका दूसरा उदाहरण देखने को मिला स्पेस रेस। 1960s के बाद से जब अमेरिका ने स्पेस में कई तरह की रिसर्च और कई तरह की इंटरवेंशंस करनी शुरू की, रशिया भी पीछे नहीं रहा, उसने भी इक्वली उस चीज़ की शुरुआत की कि हम कहीं अमेरिका से पीछे ना रह जाए, हमें भी कैचअप करना है। तो तेज़ी से देखे स्पेस की दिशा में दोनों मुल्क आगे बढ़े और उसके बाद भारत ने भी इसका अनुसरण किया। आज चाइना तेज़ी से उस दिशा में आगे बढ़ रहा है, आज भारत भी वो चीज़ कर रहा है। मुद्दा यहाँ पर आता है कि इसकी वजह से होता क्या है। ग्लोबल वर्ल्ड अभी उस चीज़ के लिए रेडी नहीं था, यानी कि आपने अभी पूरे वर्ल्ड लेवल पर उतना साउंड सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश नहीं किया था। पूरे वर्ल्ड लेवल पर सिस्टम ऑफ डॉक्ट्रिन्स ऑफ सेकुलरिज्म फुली एक्सेप्टेबल नहीं हुई थी। जहाँ सेकुलरिज्म था अभी वहाँ प्रैक्टिस में बहुत फ़र्क था। माइनॉरिटीज़ के राइट्स अभी फुली इंश्योर हुए नहीं थे। कोल्ड वॉर के पीरियड के दौरान किए गई एट्रोसिटीज़ बाय द बिग कंट्रीज़, उसके लिए कॉम्पनसेशंस अभी पूरी तरह से आए नहीं थे, रीबिल्डिंग अभी हुई नहीं थी। बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ जो रिलीजन के इर्द गिर्द घूमती थी, जिनका कैरेक्टर अभी ट्राइबल था, पेस्टोरलिस्ट था, उनके कल्चर, कस्टम, मैनर को अभी हमने शिफ्ट ही नहीं कराया था टूवर्ड्स डेमोक्रेसी, उनको अभी हमने कंसेंसस अचीव ही नहीं कराया था। ऐसे विश्व में, ऐसे दुनिया में जब इस तरह के टेक्नोलॉजी आ गई ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, तो वो टेक्नोलॉजी जब उन कल्चर्स के हाथ में आई, जो कल्चर्स अभी बदले ही नहीं कि उन टेक्नोलॉजीज़ का वो प्रोडक्टिव यूज़ कर सकें, तो वर्ल्ड लेवल पे ये कन्फ्लिक्ट और थ्रेट और डेटरेंस क्रिएट हुआ कि पता नहीं कब ये टेक्नोलॉजीज़ नॉन स्टेट एक्टर्स के हाथ चली जाएं, कब ये टेक्नोलॉजीज़ नॉन स्टेट एक्टर्स के हाथ में चली जाएं। और बड़े स्तर पर फिर इसके लिए भी फर्दर आप देखेंगे अमेरिका ने बहुत से देशों में इन्वेजन कर दी। जैसे भी इराक में इन्वेजन का मेन रीज़न था कि वहाँ पर वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन पड़े हैं। लुक एट द स्केल ऑफ कन्फ्लिक्ट, आप इमेजिन करें। इट इज़ ड्यू टू द कल्चरल लैग। जब देश और दुनिया अभी तैयार ही नहीं हुए थे इस तरह की टेक्नोलॉजी के लेवल की विजडम रखने के लिए, उतना वाइज बिहेवियर अभी आया ही नहीं था, उतना कंसेंसस और मॉरल, मेंटल, फिज़िकल, इमोशनल ट्यूनिंग लोगों की नेशनलिज्म के प्रति हुई ही नहीं थी। जब मेजॉरिटी ऑफ द सोसाइटीज़ अभी भी अपनी एथनिसिटी, रिलीजन, कल्चर, कस्टम, मैनर और लैंग्वेज के इर्द गिर्द ही घूम रहे थे, ऐसे में जब आपने इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिए तो आप ये इंश्योर करने में फिर चूक गए